नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और इजराइल अपनी बर्बादी के खुद ही साक्षी बन रहे हैं, लेकिन उनकी गीदड़ भभकी उन पर ज्यादा भारी पड़ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल कॉट्ज। इजराइल कॉट्ज ने शनिवार और रविवार को जोरदार धमकियां दी और बोला कि नए सप्ताह में हमलों की तीव्रता हम और बढ़ा देंगे। यानी इजराइल के हमले जो हैं वो ईरान पर और ज्यादा तबाही वाले होंगे। ये बयान उस वक्त आ रहा था जिस वक्त डिमोना में तबाही मच रही थी, उनके न्यूक्लियर सिटी में तबाही मच रही थी। उनके न्यूक्लियर सिटी में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे, जहां पर परमाणु संयंत्र है, जहां पर आईआरजीसी के दावे के मुताबिक दर्जनों लोग मारे गए थे। उस वक्त ये दावे कर रहे थे। उस दावे का नतीजा क्या हुआ? अब तक तेहरान में छिटपुट धमाकों की खबर है, लेकिन ईरान ने क्या किया? अमेरिका और इजराइल पर एक साथ 75 मिसाइलें दाग दी। हमला तीव्र करेंगे, तबाही वाला करेंगे, ये धमकी किसकी थी? इजराइल के रक्षा मंत्री की। 75 मिसाइलें किसने एक साथ दाग दी? ईरान ने दाग दी। और वो सारी मिसाइलें जो है क्लस्टर म्यूनिशन के साथ थी। क्लस्टर बम, क्लस्टर वॉरहेड, इसको अलग अलग तरीके से लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। कुल मिला के मतलब एक ही है कि वो क्लस्टर म्यूनिशन या क्लस्टर वॉरहेड जो जा करके अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाता। 75 मिसाइलें, मिनिमम 75 की गिनती है। कहते ना, हमारे यहाँ मोदी जी का एक मीम वायरल होता है अक्सर, ये तो लेने के देने पड़ गए। लेने के देने अमेरिका के लिए ऐसे पड़ गए हैं कि अब एक्स सीआईए चीफ और एक्स डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अमेरिका में ही ट्रंप की क्लास लगा दी है। मतलब ट्रंप के फैसलों पर इतना डिटेल्ड, अगर कहा जाए कि इतना डिटेल्ड बगावत किसी ने नहीं किया था। बगावत मतलब छिटपुट की, गुस्सा हो गए लोग, भड़क गए। लेकिन एक्स सीआईए चीफ एक बहुत बड़ा ओहदा होता है अमेरिका में। उन्होंने जिस तरीके से पॉइंट वाइज ट्रंप की बखिया उधेड़िए क्लास लगाई है, अमेरिका में जो परसेंटेज गिर रहा है ट्रंप सपोर्टर्स का या युद्ध सपोर्टर्स, वॉर सपोर्टर्स का, ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उसको और, उस आंकड़े को और ज्यादा तब्दील कर सकता है। इसके साथ ही और बुरी खबर इजराइल और ईरान के लिए है, जो आज कुछ जो है मिडिल ईस्ट के ही और वेस्ट एशिया के जो है विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट दी है कि इस युद्ध में ईरान का खजाना दनादन भर रहा है। यानी ईरान का खजाना ही भर रहा है, ईरान मार भी रहा है, और ट्रंप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, मुंह के आगे मैदान, वर्बल डायरिया। झोंके जाओ, फेंक जहां तक भाला जाए। हमको लगता था कि हम सबसे दूर तक हमारे वाले भाला जाता है, लेकिन ट्रंप फेंकता है तो और दूर जाता है भाला, दोगुना जाता है भाला। तो भाव को लाइए, भाला कहीं तक जाए, सच आप तक जाना चाहिए, और वो जिम्मेदारी हमारी है। स्वागत है भाव। खबर लाइए, पहली खबर दिखाइए। युद्ध ने लिया खूनी मोड़, ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर एक साथ दागी 75 मिसाइलें। अब जरा हम विजुअल्स दिखाएंगे, फिर हम इसमें 3 पार्ट है इस वीडियो में, तो एक एक पार्ट पे हम आएंगे। भैया पहला वीडियो दिखाइए, तो पहला वीडियो लाइए और एक एक वीडियो देखिए। ये मतलब चलाइए वीडियो चलाइए, रुकिए, ऑडियो बंद कर दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये कैसे ड्रोन गिराया है। ये वीडियो खुद जारी किया है। ड्रोन देखिए गिराने, भाव कंधे पर रख के ड्रोन मार रहे हैं सर। ये आईआरजीसी ने जारी किया है वीडियो, लेकिन ये वीडियो हिजबुल्लाह का बताया जा रहा है। अभी मतलब जो मिडिल ईस्ट में कुछ ने कहा कि हिजबुल्लाह का है, कुछ जगह लिख रहे हैं कि ईरान का है। जारी किया है ईरान ने, लेकिन ये हिजबुल्लाह का ही बताया जा रहा है, कंधे पर रख करके। और ये उड़ा रहे हैं, जो है ड्रोन को सब नष्ट कर रहे हैं।
और ये ड्रोन इजराइल का ड्रोन था। इजराइल का एक तो हमारे यहाँ अडानी जी बना रहे हैं उसका हेरॉन, और जो दूसरा उसका रीपर है, और 2-3 मतलब जो मुख्य ड्रोन है उसमें से एक ड्रोन, और इस ड्रोन को तबाह कर दिया ये जो है कंधे पे। ये बड़ा मतलब गजब का विजुअल है। ये अटैक और डिफेंस दोनों को देखें तो दुनिया को वॉरफेयर के एक नए युग में ले जाएगा ईरान। इतना तो तय मानिए कि वॉरफेयर के एक नए युग में लेके जा रहा है। आगे हो सकता है लड़ाकू विमान वगैरह नहीं, मिसाइल पर ज्यादा लोगों का, मिसाइल और ड्रोन इस पर ज्यादा जो है वो आ जाए युद्ध की सारी नहीं रणनीति। आशीष जी, ईरान अमेरिका इजराइल के इस युद्ध ने ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से परिभाषित किया है। F-35 गिराने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इस युद्ध में सोच के परे थी। उसके बाद इनके जो मिसाइल, जो ड्रोन लॉन्च होते हैं वो मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च होते हैं, और एक छोटी बैटरी के साथ, क्योंकि वजन कम हो और वॉरहेड का वजन ज्यादा हो। जब ड्रोन का वजन कम हो तो वो ज्यादा वॉरहेड लेके जाता है, जब खुद का ही वजन ज्यादा हो तो ज्यादा वॉरहेड लेके नहीं जा सकता। तो एक छोटी बैटरी के साथ उसी स्पीड को मेंटेन करता है वो पूरी। मतलब ये तो सब अब सोशल मीडिया पे इतना डिटेल आ गया है इस पे कि लगता है कि ये क्या कर रहे थे इतने दिनों तक। सिर्फ बुर्का पहन के ये कलमा नहीं पढ़ रहे थे भाई, ये कुरान 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 नहीं खेल रहे थे। इनको लग रहा था कि पूरा ईरान बस कुरान पढ़ने में लगा हुआ है। ईरान टेक्नोलॉजी, आज अयतुल्ला खोमेनी का वो टीवी जो वीडियोग्राफ जो आया था मार्केट में, एक छोटी बच्ची को वो कहता है कि शहीद आपको शहीद होने की जरूरत नहीं है, आपको साइंटिस्ट बनना है। एक लड़की को ईरान का सर्वोच्च नेता वैज्ञानिक बनने की बात करता है। आप समझिए विज्ञान को कितना इंपॉर्टेंट होगा वहां पे, और उनका R&D कितना काम कर रहा होगा, और नाई नाई बाल कितने सामने आ जाते तो सब पता पड़ते हैं। इस युद्ध ने बता दिया कि अमेरिका और इजराइल से भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड कोई है तो ईरान है। उनके डांसिंग ड्रोन क्या देखिए, डांसिंग मिसाइल क्या देखिए। हमारे यहाँ छोटे बच्चों को स्कूल में बताया जा रहा है कि मोदी जी जो है हमको पुष्पक विमान वाले युग में ले जाएंगे, और ईरान का सर्वोच्च नेता जिसको कट्टर कहा जाता रहा कि वो बच्ची को कट्टरवाद कहता है कि साइंटिस्ट बनना है, वो छोटी सी बिटिया को साइंटिस्ट बनने प्रेरणा दे रहा है। तो ये फर्क तो आज दिख रहा है ना उसका असर। अगला जरा वीडियो दिख रहा है फर्क। अगला वीडियो लाइए। ये देखिए जरा, ये सब ड्रोन की लॉन्चिंग है। ये ड्रोन की जो अभी भाव ने चर्चा किया ना, लॉन्चर से ड्रोन, ये ड्रोन्स है। ये ड्रोन की लॉन्चिंग का जो आखिरी खेप लॉन्च हुआ है, जिसको मैं बता रहा हूँ 75, उसमें लिखा है उस थंब में सिर्फ 75 मिसाइल है, लेकिन ये सब नहीं लिखा है कि ये ड्रोन्स की लॉन्चिंग, ये जो लेटेस्ट खेप जारी की हो, तो खेप वाइज ना, लहर 70वीं लहर 72वीं लहर, वैसे तो खेप जो नई खेप थी ड्रोन्स की, ये है विजुअल जारी किया। अब आगे चलिए, जो 75 मिसाइलें दागी, वो 75 मिसाइलों का एक छोटा सा झलक भी दिखा दें असर। वो कई विंडो जो वहां पर कवर कर रहे हमारे साथी कुछ हैं, मधुरेंद्र जैसे हैं, तो उन्होंने कई फुटेज लगा करके 2-3 विंडो बनाया है। देखिए जरा, देखिए। इसमें ये मध्य और दक्षिणी इजराइल में कई जगहों पर इंपैक्ट है। क्लस्टर वॉरहेड का इंपैक्ट हमने शुरू में ही कहा था। कई जगहों पर ये मलबा गिरा है, जहां पर इंटरसेप्ट किया गया वहां पर भी मलबा गिरा है, उससे भी नुकसान हुआ है। क्लस्टर म्यूनिशन, ये अब वहां पर सबसे ज्यादा एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। और क्लस्टर म्यूनिशन का कल तो जो है डिमोना में तो कोई इंटरसेप्शन कर ही नहीं पाए थे, जहां पर उनका परमाणु संयंत्र है। अब जरा आगे चलिए, अगली हेडलाइन पर आइए। अगली हेडलाइन पर आइए, क्योंकि इसमें खबरें काफी हैं और सारी खबरें जो है लानी आप तक। ईरान में फंस चुका है यूएस। लादेन को मारने का प्लान बनाने वाले पूर्व CIA चीफ ने ट्रंप को चेताया। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, यही लादेन को मारने वाले CIA चीफ है। तो ऐसा जो है सक्सेसफुल आदमी अगर अमेरिका में ये बात कहेगा तो अमेरिका में क्या होगा आप सोचिएगा। आगे चलिए जरा, हेडलाइन अगली लाइए। ईरान युद्ध के लिए ट्रंप जिम्मेदार, पूर्व CIA चीफ बोले, 2 पार्टों के बीच फंसा अमेरिका, निकलना आसान नहीं। एक एक इसीलिए अलग अलग हेडलाइन दिखा रहे हैं कि एक एक हिस्से को देखिए। 2 पार्टों के बीच में फंस गया अमेरिका। अगला आगे चलिए, नेक्स्ट हेडलाइन। ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान। आगे चलिए। ईरान युद्ध, पूर्व CIA प्रमुख का हमला, ट्रंप खुद के बनाए संकट में फंसे। आगे चलिए, चलिए लाइए खबर अगली लाइए, पूरी डिटेल में लाइए खबर को। उनका स्टेटमेंट का एक हिस्सा, पूरा तो बहुत लंबा उन्होंने, बेसिकली द गार्डियन में पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू है उनका, ब्रिटिश अखबार है गार्डियन, उसमें डिटेल्ड इंटरव्यू है। उस डिटेल्ड इंटरव्यू को पूरा तो नहीं बताया जा सकता, आधा घंटा लग जाएगा वही बताने में, लेकिन उसके कुछ अंश हैं। ये पुनेटा हैं जो CIA चीफ और अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे हुए हैं। इन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना एक ऐसी जगह पर फंस गई है जहां पर हमारा नेतृत्व निकालने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। चेंज करिए, चेंज करिए। पेनेटा ने बताया कि अमेरिका ने पहले भी ईरान के मुद्दे को लेकर चर्चा की है, लेकिन हर बार परेशानी पर बात की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बैठकों में मैं शामिल रहा हूं जिसमें ईरान को लेकर चर्चा हुई है। यह मुद्दा हमेशा से ही उठता रहा है, लेकिन सभी प्रशासनों ने इसकी जटिलता को समझा और उस पर बात की, लेकिन ट्रंप प्रशासन अलग ही निकला। इन्होंने बिना रणनीति तैयार किए हमला बोल दिया। ईरान पर हमला करने से पहले रणनीति तैयार न करना एक बड़ी राजनीतिक विफलता है। गौरतलब है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप प्रशासन इस युद्ध के लिए रणनीति तैयार करता तो वह हुर्मुज के बारे में विचार करके चलता। पैनेटा ने कहा कि ईरान पर हमला करने के फैसले को लेकर पहले से ही इस स्थिति का अनुमान लगा लिया जाना चाहिए था। ये आगे चलिए। पैनेटा ने कहा कि अमेरिका ने अपनी एयर स्ट्राइक में खामिनेई की हत्या कर दी। अब खामिनेई का बेटा मुस्तफा खामिनेई उत्तराधिकारी बना है, जो अभी युवा है, सख्त भी है और बातचीत से मानने को कम तैयार माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे सामने एक युवा सर्वोच्च नेता है जो लंबे समय तक रहेगा और पहले से ज्यादा कट्टर है। ये किसी भी पक्ष पर ट्रंप प्रशासन ने नहीं विचार किया। आगे चलिए। पेनेटा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नाटो सहयोगियों को नाराज करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों से सलाह लिए बिना युद्ध शुरू करना एक आत्मघाती कदम रहा। ट्रंप आज उन्हीं देशों से मदद मांग रहे हैं जिन्हें उन्होंने अपमानित किया और नाराज किया। देखिए एक एक पॉइंट इसमें है। नाटो से सलाह नहीं लिया, कोई भी नाटो का सदस्य युद्ध में जाता है और नॉर्मली अमेरिका ही जाने का आदी है तो जरूर नाटो के साथ वो डिस्कस करता है। ये तो खाली दामाद से डिस्कस करके युद्ध में चला गया, दामाद से और वो जो नेतन्याहू। इन्होंने नाटो से सलाह तो ली नहीं। जब से ट्रंप दूसरी बार ऑफिस में आए लगातार नाटो को बेइज्जत करते रहे कि तुम कागजी घोड़े हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, यदि हम तुम्हारे साथ नहीं तो तुम जीरो हो। टैक्स टेरिफ को लेके नाटो को देशों को नहीं छोड़ा, यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ा, जो उनके सहयोगी थे इंग्लैंड को नहीं छोड़ा, सबको टैक्स का रेजिम का धमकी देके अपने हिसाब से ट्रेड एग्रीमेंट करवाने के लिए मजबूर किया। दुनिया इतने जल्दी थोड़ी भूलेगी। आपका टैक्स टेररिज्म जो चल रहा था, टेरिफ टेरर पूरे विश्व पे, उसका जवाब दे दिया लोगों ने। अब घिर गए बुरी तरह से। टैक्स टेररिज्म ही नहीं, इन्होंने सभी देशों को, स्टारमर को इसी युद्ध में अपमानित किया। स्टारमर ने जब जो है पहले मना किया, फिर 2 दिन बाद ही स्टार्टिंग में कहा कि हम 2 पोत भेजते हैं और अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने देते हैं। तो क्या उसको जवाब दिया, रिटर्न में जो पोस्ट लिखता है जवाब उस पर दिया, कहा नहीं अब इसको भी अपने पास ही रखो, युद्ध के बाद इसको भेजना, अब हम जीत चुके हैं।
तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ऐसे लिखना ब्रिटेन का कितना बड़ा अपमान है कि रखे रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब इसको रखे रहो, अब हम युद्ध जीत चुके हैं। और ये कहा था, मुझे लगता है चौथा दिन युद्ध का रहा होगा, 24वां दिन है, और 20 दिन से उसी युद्ध में नाको चने चबा रहा है। ये स्पेन के मतलब प्रधानमंत्री तो चारों तरफ गूंज है, ईरान में तो उसका गजब ही इस समय माहौल बना हुआ है। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड ने हथियार देना बंद कर दिया, कहा कि हम लाइसेंस बंद नहीं कर दिया। देंगे। तो ये CIA के एक्स चीफ का जो स्टेटमेंट, जो उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया है गार्डियन को, ये स्टेटमेंट अमेरिका में ट्रंप के लिए, अमेरिका के भीतर ट्रंप के लिए कितने हालात खराब कर सकता है, ये भाव बहुत मुख्य ज्यादा मुद्दा ये समझ। पब्लिक ओपिनियन बनता ही इससे आशीष। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे भी ईरान, ये बेसिकली क्लिंटन और ओबामा इनके रेजिम में ये पदों पे रहे हैं, CIA का चीफ बनो या ये रक्षा मंत्री बने, ये उन्हीं दोनों के। और उन्होंने कहा कि तब भी हमने ईरान पे चर्चा की है, लेकिन ईरान पे चर्चा करने के बाद सारी, अब इस आदमी ने देखिए चर्चा की नहीं, इन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट को नकारा, उन्होंने अपने ही तुलसी गबाट को बोला कि नहीं ये इसको समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलती है, ऐसा बोल के उसको झूठ करार कर दिया। ठीक है, बस दामाद और ये सब बैठ गए, बोले क्या करें, ठोक दे कर। हाँ भाई साहब, दम तो है नहीं उसमें, कर दीजिए आप, और ठोक दिया। अब पता पड़ा कि वो मधुमक्खी के छज्जे में हाथ डाल दिया आपने, अब पूरा शरीर सूज गया है, किसको बताएं। तो कुल मिलाकर एक भी अमेरिका का एक भी सेक्टर, मतलब इनके जो चीयर लीडर थे, जो इन्होंने अपने साथ रखे, है साहब, हाँ साहब, बड़े साहब, बिल्कुल साहब, सही साहब, आप बोलो तो सही साहब, ये जो कुछ इनके अंधभक्त है जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए 5-10, मुझे लगता है इनको छोड़ के पूरा अमेरिका में कोई एक आदमी नहीं जिसने ये कहा होगा कि दिस वॉर इज जस्टिफाइड। पूरा अमेरिका है। अब बताइए, आप बता रहे थे कि वो हर रोज उसका तिजोरी भर रही है, और यहाँ पेंटागन 200 अरब डॉलर मांग रहा है युद्ध का खर्चा। 16,000 करोड़ 100 घंटे, क्या एस्टिमेट था, 100 घंटे में निपटा देंगे। 16 घंटे हो जाएगा। अब 20 लाख करोड़ रुपए लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। CIA फंडिंग मांग रहा है, हम फेल हो गए पूरी तरह से, लोग ही नहीं है, अभी नया रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। CIA मांग रहा है फंडिंग, डिफेंस मांग रहा है फंडिंग, मानसिक रूप से तनाव में है सैनिक, वो यहां से जल्दी निकलना चाहते हैं। हरमुज, ये कॉमन सेंस था। आप ईरान, जब ज्यादा ईरान परेशान में आ जाएगा तो हरमुज बंद कर देगा, तो हरमुज बंद कर देगा तो आपके सारे मित्र देश अटक जाएंगे, जहां जहां आपने मिलिट्री बेस बनाया वो सारे देश अटक जाएंगे, हरमुज बंद हो गया तो। इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी। बस अयतुल्ला खोमेनी को मार दिया, ईरान अपना हो गया, कागज पे स्क्रिप्ट लिखते रहे। वो भी अब तो यह भी विश्लेषण का विषय बन चुका है कि अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या करके अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की। ये भी एक विश्लेषण का विषय है। अगर खामेनेई जिंदा होते, ये इतने दिनों से सारे लोग जानते हैं, वो अयतुल्ला अली खोमेनी को बोलते थे कि ये बहुत कट्टरवादी है। आशीष, यदि वो कट्टरवादी है तो फिर मोस्ताब को क्या कहेंगे? ये तो उनसे 100% ज्यादा निकला। वो निगोशिएशन करने के लिए जगह देते थे, ये तो इन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए। तो आप रिजिम चेंज कहां हुई? रिजिम और खतरनाक हो गई अमेरिका के लिए। अब अमेरिका इस बारे में भी शंकित है, क्या कहीं इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं है, क्योंकि ईरान कोई कुछ सामने नहीं ला रहा है। बताइए, आज अत्याधुनिक ड्रोन को इजराइल के
कंधे से मिसाइल लॉन्च किया और मार गिराया, शोल्डर ऑपरेटेड लॉन्चर से। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने साथियों को भी कैसी टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई है। इससे सीधा ये समझ लीजिए कि ईरान के कंधे कितने मजबूत हैं, और इतने मजबूत कंधों के सामने मजबूत है। ट्रंप के कंधे झुक चुके हैं। ट्रंप के कंधे झुक ईरान गए ने, हैं। अरे ईरान ने अपने साथियों के कंधे इतने मजबूत कर दिए, तो ईरान के कंधे हाँ। कितने मजबूत। मेन बात यह है वॉरफेयर का। मैं भी आता हूँ वॉरफेयर पर, थोड़ा सा हम 5 मिनट इस वाले कार्यक्रम में 5 मिनट वॉरफेयर पर चर्चा करेंगे, लेकिन जरा अगली हेडलाइन पे आइए, अगली खबर पे आइए, तब ये वॉरफेयर पे चर्चा जो है प्रासंगिक होगा। युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है, होर्मुज से गुजरने वाले विदेशी जहाजों पर ईरान ने लगाया भारी टोल। अब देखिए कैसे खजाना भरने। आगे चलिए, अगली हेडलाइन। होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से ईरान वसूलेगा 18.8 करोड़ रुपए, इजराइल को भी दी चेतावनी। अब देखिए, अब जो लोग जश्न मनाते हैं ना कि एक जहाज आया, रोड शो करने निकल लिए, वो भी ध्यान रखें, और अंधभक्त भी ध्यान रखें कि कितना दे के आए हैं। फिरौती दे के आए हैं। हाँ, युद्ध में खर्चा जो है, हाँ, रैंसम दे करके बच्चा छुड़ा के लाए, और पता चल रहा है कि पुलिस को उधर मेडल मेडल बांटा जा रहा है। युद्ध में खर्च होता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान जहाजों से ले रहा 20 लाख डॉलर, वही 20 लाख डॉलर को कन्वर्ट किया था 18.8 करोड़ रुपए। आगे चलिए, जरा खबर भीतर आइए। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलादीन ब्रुजेर्दी ने कहा कि यह कदम पहले ही लागू किया जा चुका है। ये पहले ही लागू हो चुका है, यानी जो निकले हैं उनका भी हिसाब किताब जरा करना चाहिए। उन्होंने कहा, अब चूंकि युद्ध की अपनी लागत होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें यह करना चाहिए, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट शुल्क लेना चाहिए। ब्रुजेर्दी ने डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी का भी जिक्र किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि यदि 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। इसके जवाब में ब्रुजेर्दी ने कहा कि इजराइल का ऊर्जा ढांचा भी ईरान की पहुंच में है, उसे एक दिन के भीतर पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। मतलब इजराइल, ईरान तो फिर भी बहुत बड़ा है, इजराइल से तो कई गुना, 50 गुना बड़ा है। इजराइल का ढांचा ध्वस्त हुआ तो सोचिए। ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि यदि ट्रंप देश के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाते हैं तो वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। सेना की ऑपरेशनल कमांड खातम अल अंबिया, जिसके हम वीडियोज आपको दिखाते हैं, ने सरकारी टीवी द्वारा प्रसारित बयान में कहा कि यदि ईरान के बिजली संयंत्रों के संबंध में अमेरिका की धमकियों पर अमल किया गया तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, और इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हमारे नष्ट किए गए बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता। आगे चलिए, आगे चलिए, मुख्य विषय पे आइए जरा, वसूली पर। अभी इसमें हाँ एक और पार्ट है। ईरान के सांसद अलाउद्दीन बुरुजर्दी ने, जो संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य हैं, ने सरकारी चैनल IRIB से बातचीत करते हुए इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह कदम दिखाता है कि अब इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान का मजबूत नियंत्रण है। बुरुजेर्दी के मुताबिक कुछ जहाजों से 20 लाख डॉलर का ट्रांजिट शुल्क लेना ईरान की ताकत को दिखाता है, यानी ये ले चुके हैं 20 लाख डॉलर तक। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के समय खर्च बढ़ जाता है, इसलिए इस तरह का शुल्क लेना जरूरी है। अब हम इसका एक हिस्सा, ये कमाई का एक हिस्सा था, एक और दिखा दें तब आपके पास आते हैं। जरा अगली हेडलाइन लाइए भैया। जंग में ईरान को फायदा ही फायदा, खर्ग टर्मिनल के जरिए कर रहा गाढ़ी कमाई, खाड़ी देशों को लगा जोर का झटका। अब ये जरा आंकड़े देखिएगा, लाइए इसके आगे बढ़िए जरा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक, ये कोई हम लोग नहीं कह रहे हैं, सारा इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ईरान हर दिन 1.7 से 2 मिलियन यानी 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है डेली। उसका करीब करीब 90% तेल अभी भी खर्ग टर्मिनल के जरिए एक्सपोर्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी जहाज जो है वो ईरान को 16.5 करोड़ रुपए टोल दे रहे हैं। ये 16.5 यहाँ पर है, लोग रुपया कन्वर्जन में, कुल मिला के वो 20 लाख डॉलर
डॉलर में 20 लाख डॉलर ले रहा है, जितना करेंसी बैठे वो अपना अपना देश जोड़ ले अपने हिसाब से। आगे चलिए, ये रही कमाई एक तरफ, और दूसरे तरफ जो लुटाई है, मतलब लुटे पिटे, उनकी भी स्थिति देखिए। अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले किए, उसकी होर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ और लगातार हमलों की वजह से सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी देशों की सप्लाई प्रभावित हुई है। सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी, बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक में आने वाली परेशानियों की वजह से इन देशों के प्रोडक्शन में भी 70% की गिरावट आई है। एक तरफ वो 20 लाख बैरल रोज एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान, हटा दीजिए इसको भाऊ, 20 लाख बैरल एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके जहाज जाएंगे उनसे वो 20 लाख डॉलर टोल लेगा। और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश है, खाड़ी देश हैं, 70% प्रोडक्शन डाउन। 70% मतलब 30% पासिंग मार्क पे भी तो नहीं है। ये इकोनॉमी, युद्ध की इकोनॉमी, हमने विभीषिका पे चर्चा की, युद्ध की इकोनॉमी पे। इसमें आप एक युद्ध की इकोनॉमी में ये भी देखिए कि जब 70% तेल डाउन हो गया है, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि तेल की कीमतें बढ़ रही है, सप्लाई कम, डिमांड तो उतनी ही है, और युद्ध के चलते कुछ लोग स्टॉक भी कर रहे हैं, तो थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे में चाहे क्रूड हो, चाहे एलएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, ये सब बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है। 70% प्रोडक्शन डाउन है, तो कीमतें बढ़ रही है, लेकिन ईरान अपना एक्सपोर्ट जारी है, तो इसको फायदा ईरान को हो रहा है, कुछ अफ्रीकन देशों को हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है जो तेल बेच रहा है। लेकिन जब क्रूड की प्राइसेस बढ़ती है तो फिर अमेरिका में जो उपभोक्ता है उसको भी इसकी मार पड़ रही है। दूसरी बात, यदि 20 लाख डॉलर पर शिप या टैंकर लिया जा रहा है तो उसका लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ेगा। मतलब आप ऊंचे दाम पे क्रूड खरीद रहे हो और उसका लैंडिंग कॉस्ट जो है वो भी लॉजिस्टिक का जुड़ता है, तो फिर आपका क्रूड लैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ता है। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं, टैंकरों ने किराए बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर है, रिस्क में से लेके आ रहे हैं, और हार्मोज पर टोल टैक्स, ये 3 लॉजिस्टिक हो गए। भारत जैसे देश के लिए एक और डंडा पड़ा है, उसमें यदि आपको हार्मोज से नहीं आना तो आपको वो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप अमेरिका से, अभी हालांकि सभी अखबार लिख रहे हैं कि अमेरिका से गैस आ गई, अमेरिका से तेल आ गया, बल्ले बल्ले, लेकिन अमेरिका कितना दूर है, उतना आने का खर्चा कितना है, वो अमेरिका का रास्ता जो है लॉजिस्टिक के ना, खर्चे से कीमत, एक तो प्रोग्राम उसकी में कीमत दिखा कितनी देंगे बढ़ जाएगी। कितना लंबा है। हाँ। आपको यदि दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक रूट है, और यदि आपको दिल्ली से मुंबई वाया कलकत्ता जाना है तो आपको क्या पड़ेगा, आपको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा पड़ेगा। वही भारत के साथ हो रहा है। इसलिए हम कह रहे थे कि अमेरिका का तेल कभी भारत में सस्ता हो नहीं सकता। क्वालिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, रिफाइनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, लैंडिंग कॉस्ट, और दूसरी तरफ हमारे पास रूस का तेल था, हेवी डिस्काउंटेड, कॉस्टिंग कम, लेकिन फिर अपने बाप ने बोल दिया मत खरीदो तो मत खरीदो, हमसे खरीदो तो तुमसे खरीदो। सरकार, हो सकता है उपभोक्ता को, अभी चुनाव आ गए सर पे, तो 5 राज्यों में एलपीजी की रेट फिर भी बढ़ाई दी उन्होंने, लेकिन और कुछ नहीं बढ़ा सकते। लेकिन फिर ये हमारे घाटा बढ़ता है इससे, राज्य का। जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा। तो कुल मिला के ये कई जगह से हमको भी हिट कर रहा है, भारत को भी। ऐसा नहीं कि भारत हिट नहीं हो रहा है, नहीं, भारत तो खूब हिट हो रहा है। भारत के हिट होने की खबरें अलग से हमारे पास रखी हैं, लेकिन भारत के हिट होने वाली खबरों को हम इकट्ठे दिखाएंगे, अलग कार्यक्रम लेके आएंगे। भारत का 94,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ठप हो गया है। मैं चाबहार की बात भी नहीं, चाबहार के अलावा 94,000 करोड़। यूरिया की स्थिति क्या है भारत में? भारत में उसी यूरिया पे खेती है। एक तो आपने किसानी खेती वैसे ही माल दी थी, अब यूरिया की स्थिति क्या है?
तो भारत तो चौतरफा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस पे भी मार पड़ रही है। टफन वो ग्लास होता है ना, उसके हाँ रेट हाँ, आज आज की वो बहुत बड़ी खबर है, उसका कितना कंजम्पशन होगा। 120 रुपए का रेट था, 120 रुपए का रेट कहां तक पहुंचा? 120 का रेट 200 नहीं गया, 250 नहीं गया भाऊ, 120 रुपए का रेट 320 पे गया है। 120 का रेट 320 पर, आप परसेंटेज निकाल लो। भारत के संदर्भ में हम आ जाएंगे इस युद्ध की इकोनॉमी पर तो फिर छनछना जाएंगे अंधभक्त। ईरान की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा उनको तसल्ली रहती है कि भारत में कम से कम मोदी जी के ब्रांड पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, इसी में खुश रहते हैं। लेकिन हम वो भी लाएंगे मोदी जी के ब्रांड को, उसकी हकीकत बताएंगे। अभी एक चीज देखिए, दुनिया में कैसे डंका बजता है, उस डंके हम आपको पहचान बताते हैं। अपने वाले को छोड़ ही दीजिए, इनके फटी ढोल लेकर के फटी ढोल पे डंका बजा रहा है 12 साल से आदमी। ये नेतन्याहू और ट्रंप की हालत क्या है दुनिया भर में? दुनिया भर में बेइज्जत हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है पूरे। उससे बड़ा अब जो है जोक कोई जोक हो गए, मीम्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं, हंसी का पात्र हो गए हैं कि आज विश्व के सोशल मीडिया में सबसे बड़े दो जोकर कोई यदि है तो ट्रंप और नेतन्याहू है। अब देखिए, एक छोटे से देश स्पेन, स्पेन का कभी ऐसे वैसे मामलों में नाम भी बहुत नहीं आता है, छोटा सा देश। जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए, इसी पे खत्म करेंगे शो के आखिर में। ऐसे ये भी एक चौथा मजाक है, 3 गिने थे पिछले शो में, चौथा मजाक उड़ाया है। ईरानी मिसाइलों पर स्पेन पीएम की तस्वीर, ट्रंप को चिढ़ा रहा तेहरान, जाने मामला। फोटो दिखा दीजिए, मामला पता चल जाएगा। ये देखिए, ये ईरान की मिसाइल पर इसका वीडियो भी मौजूद है। ये मिसाइल है, मिसाइल पर चस्पा किया है इतना छपवा करके। ये भी युद्ध काल में वो सब पूरा मौज ले रहे हैं युद्ध काल में। ये पेड्रो सांचेज है, जो फोटो है ये पेड्रो सांचेज है, और लिखा भी है, ऑफ कोर्स दिस वॉर इज नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो इनह्यूमन। थैंक यू पेड्रो सांचेज, थैंक यू पेड्रो सांचेज। फोटो लगा करके मिसाइल जो ठोक रहे हैं सब ईरान और इजराइल और अमेरिका पर, उस पर बकायदे पेट्रो सांचेज के फोटो लगा रहे हैं। डंका बजना इसको कहते हैं कि डंका क्या किया? पेट्रो सांचेज ने कुछ भी नहीं किया, ना हथियार निकाला, ना मिसाइल निकाला, कुछ नहीं, सिर्फ जुबान खोली, और वो जुबान पूरी हिम्मत से खोली। उसमें ये नहीं सोचा कि ट्रंप क्या है, अमेरिका क्या है, इजराइल क्या, कुछ नहीं। सच के साथ खड़ा होने का देखिए, सच के साथ खड़ा होने पर डंका बजता है। झूठ बोलने वाला और झूठों के पीछे झूठों की फौज लेकर के चलने वाला, वो उसका डंका कभी नहीं बजता, हमेशा ढोल फटी कभी होती नहीं है। बजता, फटा ढोल का ही आवाज निकालता है, ढोल का जिसको आवाज अंधभक्त निकलता है। डंका जिसको अंधभक्त डंका कहते हैं। हाँ, वो नाम बदल दिए हैं। खैर, ये आखिरी खबर हम शो में ऐसे ही लाएंगे, जहां देखिए इन लोगों की स्थिति क्या है और दुनिया में क्या और अलग अलग चल रहा है। मैं इजाजत हमेशा दीजिए। कहता हूं कि युद्ध के भीषण युद्ध में, बर्बादियों के बीच यदि कोई व्यंग कसता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस बताता है, हाँ, वो उसका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से पूर्ण भरे हुए हैं लोग ईरानी, इसीलिए तंज भी कसते हैं। हम्म, बिल्कुल। इजाजत दीजिए, हम फिर और आते आप हैं। ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज देखिए, पत्रकारों से बात कर रहा है, अपने वो लोगों से बात कर रहा है, हर जगह खिसिया रहा है, खिसिया रहा है। गाली व्यंग गलौज व्यंग छोड़ बदतमीजी। दीजिए, क्योंकि वहां विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। चलिए, बस हम चिल्ला आते के हैं, फिर बैठिए। आते हैं, अपडेट्स के साथ आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।